हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज डेट है 30 दिसंबर 2024। आई थिंक मैं आफ्टर न्यू ईयर आपको कोई मैं वीडियो नहीं दे पाता, तो मैंने कहा मैं पहले ही आप लोगों को विश कर देता हूँ। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाला हो। आप जितने रिच हैं आप उससे ज़्यादा रिच बने, आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आप दुनिया में बेहतर काम कर सकें, अच्छे काम करें, आप सब सेहतमंद रहें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखें। और चीज़ों को समझने के लिए जो समझ की ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध हो आने वाले सालों में, और आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस आए आपके मेरे पास पर्सनल ग्रुप में भी कि सर कोई वीडियो, कोई अपडेट, कोई ऑडियो क्लिप। तो ऑडियो क्लिप बीच में मैंने शेयर की थी, स्पेसिफिक वो कुछ साइकोलॉजिकल ऑडियो क्लिप थी। एंड उसके अलावा जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, वो है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि सर मार्केट्स में क्या हो रहा है, बाज़ारों में क्या हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बता रखी हैं अपने बारे में। जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने उनको पहले भी ये चीज़ बता रखी है कि अगर मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है, मेरी कोई ऑडियो क्लिप नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उस ऑडियो क्लिप की ज़रूरत या उस वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप वो सुनिए जाकर, आप वो समझिए जाकर कि उसमें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या वो हो रहा है या वो नहीं हो रहा। आप लोग सारे चार्ट वगैरह देखते हैं, तो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक होती है लेफ्ट साइड जो कि हो चुका है, लोग उसी के बारे में जिक्र करते रहते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये यहाँ पे एक्स बन गया, ये 1 2 3 है, ये 4 5 हो गई, एलियट वेव, नियो वेव, यहाँ से सुपर ट्रेंड हो गया, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये वो। हम बात करते हैं दोस्तों राइट की। स्टॉक मार्केट में भी राइट की बात करते हैं और असल जिंदगी में भी राइट की बात करते हैं, कि जो सही है उसकी बात। तो जो राइट की बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें इम्प्लीकेशन होने में चार्ट्स में या फिर जो भी मार्केट बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन चीज़ें कुछ कुछ वैसी ही होती हुई दिखाई देती हैं जैसा कि बताया जाता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि मैं ज़्यादा ना सोशल मीडिया वगैरह, मेरे खुद के कोई ऐसे कोई मेरे पर्सनल कोई अकाउंट नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, व्हाट्सएप वगैरह है, तो वो भी जनरली अपने जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनसे बात करने के लिए। और मैं कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। आप में से कितनों ने पूछा कि सर ट्विटर पे कोई हैंडल है आपका, वहाँ पे थोड़ा सा कोई ट्वीट कर दिया कीजिए जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो। मैं इन सब चीज़ों पे मेरे को नहीं जाना, ना मैं यहाँ पे रहता हूँ। दोस्तों, जिसको इन बाज़ारों में कुछ मिल गया है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ मिल गया है, उनको दोस्तों ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं आपको सही बात बताऊँ, उनको फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भैया पैसा कैसे बनेगा। सीधी सीधी बात है कि पैसा कैसे बनेगा, उनको पैसे की समझ आ गई है। बाज़ारों में जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, कितने आप फॉरवर्ड भी कर देते हैं मेरे को कि सर ये देखिए कि थोड़े टाइम के लिए इनको फॉलो कर लें, ये आपके ट्रेंड की बात कर रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव है और थोड़े से आगे जाके बुलिश होने की बात कर रहे हैं, तो सर ये वो। तो देखो, इसका सीधा सीधा एक जवाब मेरा ये है कि मैं ये नहीं कहता किसी का वीडियो मत देखिए, जो समझ आता है सबका वीडियो देखिए, पूरा यूट्यूब सुबह से लेकर रात तक सुनते रह कीजिए, लेकिन कुछ होना नहीं है इससे। क्योंकि अगर किसी को कुछ पता है ना, तो वो उपलब्ध नहीं है, वो मिलेगा नहीं आपको। और जो मिल रहा है ना, उसे कुछ उपलब्ध नहीं है, वो आपसे उपलब्धियां लेने की कोशिश कर रहा है, जिसे कहते हैं अटेंशन। रोज सुबह आना, शाम को आना, दिन में 4 वीडियो बनाना, स्टॉक एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, ये करना, वो करना, ये आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी कंपाउंडिंग मशीन है, जो आपका कंपाउंडिंग इंजन है, ये सिर्फ और सिर्फ आप उसको इम्पैक्ट करते हो। कब इम्पैक्ट करते हो? कोई 2 दिन में करता है, कोई 7 दिन में करता है, कोई 10 दिन में कर देता है, कोई 2 महीने में करता है, कोई 6 महीने में करता है। ऐसे नहीं होता है, ये तरीके नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे खेल नहीं बनते बड़े जो होते हैं। अब जैसे कि मैं पहले बोलता था कि भाई टाटा मोटर जो है वो 1200 के बाद जाके एनालिसिस करेंगे,
स्टॉक प्राइस था अप्रॉक्स 400 के आसपास। मैंने कहा 1200 के आसपास जाके इसको एनालिसिस करेंगे, आपके प्राइस की वैल्यूएशंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और पी रेशियो जब इसका 16 का हो जाएगा तो मैं जाके देखूंगा कि वहाँ पे ये हैंडल होता है नहीं होता, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरी, और टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर जो फर्स्ट मूव जो होता है प्राइस का, वैल्यूएशंस का नहीं, जो प्राइस का जो फर्स्ट मूव जो होता है वो अक्सर जो है वो गलत साबित हो जाता है बाद में जाके, जो टर्न अराउंड जो होता है। अब वो बाद में कहाँ पे किस वैल्यूएशन पे जाके गलत साबित होता है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट कंडीशंस को देखकर। और ऐसी जो टर्न अराउंड जो स्टोरीज जो होती हैं मार्केट्स के अंदर, वो बहुत सारी बुल रन के अंदर आपको निकल निकल के मिलती रहती है, जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और 2x 3x 5x कर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। ये खरीद फरोख्त जो है आपकी, बेचना और खरीदना की जो आदत है, और जो न्यूज़ सुनना कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, इससे पैसा नहीं बनता दोस्तों। इन सब चीज़ों से कोई पैसा नहीं बनता। मैं कोई स्टॉक्स का जिक्र नहीं करता हूँ, मैं ना ये बता रहा हूँ कि आपको टाटा मोटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे कोई बाय शेयर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर एक आध स्टॉक का मेरा और कोई नाम निकल जाए तो वो भी, तो उसमें बात क्या है कि देखो 1200 नहीं गया या क्या हुआ, वो आपके सामने है, जो भी है उसका सिनेरियो। उसके जो अवेज में हमारे पास जो उसी की दूसरी ये कंपनी थी, वो काफ़ी अच्छा कर रही है आज की डेट में, आपने देखा, और उसका बढ़िया हिसाब किताब थोड़ा सा बना हुआ है इसी के साथ में, एसयूवीज वगैरह बनाती है वो कंपनी, तो थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन वैल्यूएशन उसकी भी हाई है, बट पैसा लॉस होने के चांसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं ऐसी जगह पे, ऐसे जब हमें दो में से एक कोई एक चुनाव करना होता तो ऐसे। अब इस बीच में अगर उसे खरीदते रहे और बेचते रहे, खरीदते रहे बेचते रहे, तो पैसा एक्स में नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में ऐसा स्टॉक नहीं होता जो 25 दिन में डबल हो गया, या 25 दिन में 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया। अगर कोई होगा भी तो कोई एसएमई वगैरह कोई कंपनी होगी छोटी मोटी, जिसमें कोई ऑपरेटर गेम हो रहा होगा, तो उससे अवॉइड। पैसा वो कि मैंने एक स्टॉक जो था खरीदा था 1000 रुपीज़ पे, और मैंने उसको छोड़ा 5000 रुपीज़ पे, ठीक है, लेट से समझना, एक साइकोलॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक स्टॉक खरीदा 1000 रुपीज़ पे, और वो स्टॉक मैंने जब देखना उसको छोड़ा था, और मैं बहुत बिजी हो गया था, और मैंने उसको जब उसका मैंने भाव देखा था, प्राइस देखा था, आप प्राइस की बात करते हैं, मैं वैल्यूएशंस की बात सिखाता हूँ आपको, लेकिन आपको प्राइस से ज़्यादा समझ में आता है कि सर, आप बोलते हैं कि सर प्राइस से बताया कीजिए थोड़ा सा, वैल्यूएशंस मल्टीपल्स के हिसाब से आप बताते हैं आरओई वगैरह, तो वो सर थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो मैंने 5000 से देखना बंद किया, और उसके बाद मैं कुछ अपने काम वाम में लग गया, और मैंने अपना कोई स्टॉक पोर्टफोलियो वॉच भी नहीं किया, और 5-7 साल वो स्टॉक मेरे पास रह गया। सर आज उसका जो प्राइस है वो सर 20,000 रुपये है। तो इसका मतलब वो स्टॉक जो था काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी स्टॉक के अंदर, और बहुत बढ़िया स्टॉक चला, और आपको पैसे उसने कमा के दे दिए। अब इसी में दूसरा एक सिनेरियो ये है कि आपने कोई 1000 रुपीज़ का स्टॉक खरीदा, वो 3000 का हो गया था, आपने पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया, और 5-7 साल बाद देखा वो 1500 रुपये का स्टॉक है। तो इसका मतलब वही वाले सिनेरियो आ गया ना, वो जो टर्न अराउंड जो स्टोरी थी, वो टर्न अराउंड स्टोरी जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। वो एक बुल रन का एक छलावा था, एक इल्यूजन था, एक मिराज था, जिसके चक्कर में आप फंस गए थे। आपका पैसा तो बन रहा था उस बुल रन में, लेकिन आफ्टर बुल रन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आके हो गई क्रिएट। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, जब हम थे 25,900 के आसपास, कि ये जो बाजार है ये 24,000 पे जाके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये 24,000 को बिल्कुल एकदम पकड़ के रखेगा, एकदम तबीयत से एकदम बढ़िया से पकड़ के रखेगा। आपने देखा 2-3 महीने हो गए इस बात को, बाजार वही 23,800, 24,200, 24,700, 24, मैंने कहा 24 से नीचे जितना जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी बढ़िया होती जाती है, और 24,000 तो एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला मामला है। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 20,000, स्टॉक मार्केट जो है भाव जो है इसका 20,000 तक जाने की ये कोशिश कर सकता है जो है। और 20 से अगर थोड़ा सा और 1,500 और कोई नीचे चला जाए तो वो एक्सट्रीम कंडीशन है बाजार की, वो एक्सट्रीम कंडीशन है कि एक्सट्रीम ये हो सकता है। अब जिस आदमी को एक्सट्रीम पता हो जाता है ना दोस्तों, तो वो डरता नहीं है बाजारों से, क्योंकि उसको पहले एक अंदेशा मिल चुका है। अब ये जो अंदेशा है, अब ये आके कोई 6 महीने बाद ये बोल दे कि नहीं नहीं अब नहीं जाएगा बाजार 20,000,
ये अब नहीं जाएगा 21,000, अब ये यहीं से पलट जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, अब ये वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप होते हैं कंफ्यूज। दोस्तों, एक माइंड बना के रखना चाहिए आप लोगों को जब भी आप इस बाजार में काम करते हैं, क्योंकि बाजार के पास हमेशा 3 डायरेक्शंस होती हैं। पहली बुलिश फेस, दूसरी नेगेटिव साइड स्टॉक मार्केट की, और दूसरी साइडवेज। नेगेटिव मतलब बेयरिश। तो इसके अंदर जब भी बाजार बेयरिश होगा, नेगेटिव होगा या साइडवेज होगा, तो तीनों में से आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि बाजार की एक्चुअल में जो इंट्रिंसिक जो डायरेक्शन है, जो बाजार का जो एक्चुअल में जो जिसको आप कहते हैं ट्रेंड, वो कहाँ का बना हुआ है। अगर वो ट्रेंड जो है वो नीचे का बना हुआ है और आप वहां पे बुलिश फेस के अंदर जी रहे हैं कि एक ऐसा बुलिश फेस था बाजारों के अंदर जो काम कर रहा था, ऐसा अगर आप सिर्फ बाजारों के अंदर काम करते हैं, तो अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतने मल्टीपल स्टॉक्स हैं आज भी इस बाजार के अंदर जो कि यहाँ से भी मतलब एक तमाशा टाइप का दिखा सकते हैं आपको, बहुत बढ़िया वाला, कि बाजार नीचे गिरते चले जाएं और वो स्टॉक्स ऊपर चलते चले जाएं। मैंने आपको बताया था कि मैं जो बुलिश था हेल्थ केयर पे था, मेरे खुद के स्टॉक्स 2-3x 4x हो गए जो थे। अब वो कौन सी पॉकेट्स हैं, कहाँ देखना है, कहाँ नहीं, क्या है क्या नहीं है, और मैं कब से देख रहा हूँ उनको, बिजनेस मॉडल्स क्या है क्या नहीं है, ये वो इन सब के अंदर दोस्तों फिर अगेन आपको एक मतलब अपने माइंड को उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आने लग जाए और आपको सहारे की ज़रूरत ना हो। जब तक आप दोस्तों बैसाखियां ढूंढते रहेंगे ना इस बाजार के अंदर कि ये मुझे सिखा देगा, वो मुझे सिखा देगा, ये इन्फ्लुएंसर है, इसकी बातों से मैं सीख जाऊंगा, ये वो, तो बैसाखियां लेके कभी दौड़ा नहीं जाता। दौड़ना है तो अपना को खुद ना खुद बनाना पड़ेगा, अपने आप को आपको वो छोड़ना पड़ेगा, वो जो सारी बैसाखियां वगैरह है, और एक आध कोई ढंग का गुरु पकड़ लो अगर मिल जाए तो, उसके साथ साथ चलते रहो। वो आपको बता देगा जो भी है उसकी रफ्तार के अनुसार कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो और वैसे कर लो और वैसे कर लो, साफ सीधी बात। लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। वो गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सब्सक्राइबर वाला गुरु नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2-5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर है, ये वो सब अलग हुआ फिल्म, वो चीज ही अलग है वो। ठीक है, गुरु बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब फिर दोबारा राइट साइड की बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में, कि राइट साइड मुझे क्या लग रहा है, और थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की समझाने की, आपके क्वेश्चन आंसर जो थे अभी मैं एंड में ले लूँगा, और बाकी अभी मैं अपना थोड़ा शुरू करता हूँ अपनी गाथा, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। और रही बात सेशंस वगैरह की, आपने बोला सर सेशंस बहुत मिस करते हैं, तो दोस्त मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रहा हूँ, मुझे कुछ अपनी कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल्स वगैरह रीड करने हैं, मुझे कुछ नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो सब मैं अपना जो हूँ, जब मैं कभी सेशन लूँगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी उस चीज़ की बात करूँगा, वो मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी हमारे सामने जो इवेंट हुआ, जो कि ट्रम्प की विनिंग थी, जो ट्रम्प वहाँ से जीत के आए, तो उससे क्या होगा सबसे पहली बात, तो दोस्तों मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, अब ये तो सब चीज़ें हो गई ना, आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए, आपने दुनिया की बातें सुन ली, अब तो ट्रम्प विनिंग के ऊपर कोई बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, अब तो 20 जनवरी दिखाई दे रही है जिस दिन वो शपथ लेंगे, वही दिख रही है। अब ये तो सब खत्म हो गया मामला जो है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर सोचते हैं, जो बड़े प्लेयर्स जो सोचते हैं, मैं आपको वो थिंक आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ट्रम्प विनिंग से होता क्या है, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब के उसके उसके ट्वीट्स वगैरह को ना लाइटली लेना हमेशा इस बाजार में आने वाले 5 साल तक, बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि उसने ये बोल दिया तो वो कर ही देगा। करने में और बोलने में बहुत फर्क होगा, अगर उसे करना होगा तो बोलेगा नहीं, और अगर उसे बोलना होगा तो वो करेगा नहीं, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। और जो भी न्यूज़ेस आपके सामने आएंगी ना, वो न्यूज़ेस ऐसी होंगी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट बातों में, सीधी सीधी बातों में ये बता दूं, क्योंकि आने वाले 4-5 साल हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं आने वाले 3-4 साल 5 साल। तो यहाँ देखो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और बाज़ारों का नेचर है कि जब भी उसको वॉलेटिलिटी का साथ मिल जाता है ना बाज़ार में, अगर एक तरफ का ट्रेंड है तो वो सबको पैसा बनाने देगा। अगर उसको एक जगह मिल गई कि अब मुझे वॉलेटिलिटी रखनी है आने वाले 1 या 2 साल,
तो दोस्तों वो क्या करता है, वो ना प्लेयर्स को बाहर भेजता रहता है। मतलब जितने पार्टिसिपेट थे वो सब मार्केट छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे एक्चुअल में अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं ऐसी कंडीशंस से, जिनको एक्चुअल में पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज काफ़ी हद तक, अगर वो पढ़ते लिखते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो ऐसे ही मार्केट से उभर कर बाहर निकलते हैं। और वो वहाँ से एक मार्केट के अंदर एक सशक्त, जिसे कहते हैं शक्तिशाली, हेल्दी पर्सन बन के, जिसका हेल्दी माइंडसेट होता है, वो पर्सन ऐसे निकलते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयान है, वो बयान ये है, जो कि उसके मैनिफेस्टो के अंदर भी है, कि भाई मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, और दूसरी बात की जितनी भी वॉर्स हो रही है, ये सब हो रहा है, इन सबको मैं रोक दूंगा। चलिए ठीक है, राइट, डन एकदम। लेकिन इसकी जो तीसरी लाइन है वो ये है कि मुझे अब मतलब नहीं है किसी भी देशों के साथ में, या फिर मैं मतलब नाटो वाटो अपना खुद देख लो आप, मेरा, मैं अपने खर्चे से तुम्हें नहीं पाल सकता। ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझ आ गया। वहां से आगे इलॉन मस्क। अब वो करते हैं कि जी मैं अपना जो है, अपने हिसाब से जो है मैं राय दूंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो वो चला नहीं सकते, तो मैं अपनी राय दूंगा। और उनका आपने देखा ही था जो उन्होंने ट्विटर में किया था, आते के साथ ही 80% लोगों को उनका वाइप आउट कर दिया उसने। अब वो कुछ ऐसा ही करने के चक्कर में, सोचने के चक्कर में, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। ये अभी के लिए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये अभी जो करेंगे, अभी तो वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलेटिलिटी वगैरह जो है वो बनने वाली है, सब कुछ है बढ़िया वाली। 5 साल ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वो इन्हीं कारणों से रहेगी जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। अब इन्होंने जो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात बोली है कि हमारा किसी और देशों से मतलब नहीं रहेगा, तो अब क्या हो रहा है, जो कैपिटलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जाके, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है, और वो चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर, मेरा काम है ह्यूमन बिहेवियर को पिक करना वर्ल्ड वाइड, जिसके चक्कर में मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ, और जिसके चक्कर में ज़्यादातर मेरी स्टडी, मेरी थीसिस रहती है। और वही उसमें से कुछ चंद पन्ने मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें क्या है कि अगर ये कैपिटलिज्म अपने आप को बटोरना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिज्म है वो ओवर अप हो जाएगा। मतलब या तो इसके आसपास आके बराबर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये बराबर खड़ा होगा तो आपस में होगा क्लैश, जिसे कहते हैं, जिससे कि और वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट्स में उत्पन्न होगी, और वॉलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे कि 1978 ए के अंदर जो इनका जो एक एक्ट है, कि ताइवान और अमेरिका का, कि अमेरिका को ताइवान जो है वो सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे ये 20th पास में आ रही है, और जैसे जैसे चाइना जो है अपनी शक्ति बल बढ़ा रहा है, या जैसे जैसे चीज़ें जो है बढ़ रही हैं आगे आगे, तो अगर अमेरिका ने पीछे अपना बैक स्टेप एक लिया, तो चाइना वहाँ से जो है वो एम्पावर करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, और ये इस तरीके से आपको चाइना लगेगा आने वाले 3 या 4 साल में कि इमोर्टल है, ये अमर हो गया, ये इसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती है। हो सकता है, अगेन वर्ड, हो सकता है कि ऐसा हो। आगे का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, मुझे लग रहा है उसे चाइना लीड कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने आप को समेटने में शुरू हो गया, चीज़ों को ठीक करने में शुरू हो गया, तो किसी ना किसी को कमान संभालनी पड़ेगी, और वो देश यहाँ पे चाइना बन सकता है, क्योंकि 33 ट्रिलियन उसका है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 18 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन के आसपास ये है, और मार्केट कैप टू जीडीपी भी बहुत कम है, तो ये यहाँ से लीड करने की बिल्कुल बिल्कुल पूरी अवस्था में है। आपको याद होगा दोस्तों, 1.5-2 साल पहले मैं कहता था चाइना 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 चाइना, उसके पीछे के रीजंस सारे के सारे वो यही थे, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन हूँ। मैं चीज़ों को 2-3 साल के लिए मैं अपने माइंड के अंदर उसकी पिक्चर क्रिएट करता हूँ, और मेरे सामने वो होता हुआ मुझे नज़र आता है। ये बहुत से लोग करते होंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ कि स्पेशल मैं ही हूँ, मेरे को ही गॉड गिफ्ट है। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताना वो इस वजह से नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हम भी पैसा कमाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, मैंने आज तक शेयर और ये लाइक वाइक वो ये अपने बस की बात नहीं है। हम तो बस ये एक जन सेवा है जो चल रही है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सच्चाई से रूबरू आप लोग होते रहें।
तो यहाँ पे चेंज वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है। जैसे अभी तक अमेरिका जो है वर्ल्ड लीड कर रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है लगती है। वर्ल्ड ऑर्डर का जो लीडर है जो अमेरिका है, थोड़ा सा चाइना जो है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पुश मिले। अब यहाँ पे ना थीम चेंज जो हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी वर्ल्ड वाइड जो है। दूसरा, मैं आपको एक एरा बताने की कोशिश करूं कि एरा कौन सा ये चल रहा है आपके हिसाब से। लोग इसे 2008 2007 ये वो कैलकुलेट करते हैं, नहीं, ये वो नहीं है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे 95 96 के आसपास की जो मार्केट्स थी, वर्ल्ड मार्केट्स जो थी, जिसके अंदर एक टेक बूम था या ये सब चीज़ें थी, ये वो सब चीज़ों का खेल था जो सारा का सारा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गेम है। तो वहाँ पर जैसे कि टेक बबल हुआ था, यहाँ पे कुछ कुछ एआई का खेल लगता है। यूएस की जो मार्केट्स हैं, जैसे मैं हमेशा आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बोला, जो सत्य है वो सत्य है, वो बार बार बोलना उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो चीज़ें इम्प्लीकेशन आपको होती हुई नज़र तो नहीं आई अभी, लेकिन वो होती हुई आपको नज़र आएंगी, लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि जो यूएस की जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन है। और यूएस अपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशंस के ऊपर चल रहा है, जो उसका नेस्डैक है, जो टेक्नोलॉजी है। और हो सकता है कि उसने आने वाले 3 साल की जो ग्रोथ है एआई स्पेक्ट्स में, वो पहले से ही 3 4 साल की जो ग्रोथ है वो पहले से ही प्राइस इन कर ली हो, क्योंकि इस वैल्यूएशंस पे वो चीज़ें प्राइस इन होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक वो चीज़ें प्राइस इन नहीं हुई हैं, वो जो एआई का जो धमाका होने वाला है, ये एआई जो ब्लास्ट जो होने वाला है, अभी तक अगर प्राइस इन नहीं हुई है तो नैस्डैक क्या पता यहाँ से ट्रिपल हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब तक वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्राइस इन हो चुकी हैं। जो भी एआई का गेम है वो हो चुका है। 2 3 साल का जो है सब कुछ प्राइस इन है इसके अंदर, एआई की जो वैल्यूएशंस हैं सब चीज़ों को, कंपनीज की वैल्यूएशंस को लेकर। अब यहाँ पर जो है खेल बस यही है कि आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। और अब ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश या ये वो जो भी है, क्रैश वर्ड जो है ना अपने दिमाग से आप निकाल देना, क्योंकि क्रैशेस वर्ल्ड वाइड तभी आते हैं जब बिल्कुल भी बाज़ारों के अंदर, स्टॉक्स के अंदर जगह ही नहीं होती है कहीं जाने की, किसी भी बाज़ार में। हमारे यहाँ पे बहुत जगह है बाज़ारों में ऊपर जाने की, अमेरिका में बहुत जगह है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स वहाँ पे चले ही नहीं है। तो अभी ऐसा कोई, मुझे ऐसा कोई 60 70% वाला कोई क्रैश तो नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ ये 15 20% वाली करेक्शन तो आपको वॉलेटिलिटी के बीच बीच में मिलती रहेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, एक चीज़ और है क्लाइमेट चेंज। अब यूएस ना एआई के चक्कर में, अपनी ग्रोथ के चक्कर में, अपने डेट के चक्कर में, ये सब चीज़ों के चक्कर में कहीं क्लाइमेट चेंज को नज़रअंदाज ना कर दे, क्योंकि ये आने वाली एक तो बिग थीम भी है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे एक छोटी सी आपको मैं एक विशियस साइकिल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो गई, ठीक है, बारिश में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। कंस्ट्रक्शन रुक जाती है तो उससे क्या होता है कि सीमेंट्स वगैरह की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, पेंट्स वगैरह की कंजम्पशन कम हो जाती है। लेबर के पास में, जब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके पास जब पैसा ही नहीं जाएगा तो वो फिर रिपल इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर नहीं आता, तो वहाँ से जो जीडीपी ग्रोथ है वो गिरने लग जाती है, शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। तो क्लाइमेट चेंज को नज़रअंदाज दुनिया को नहीं करना चाहिए, जो कि इस टाइम पर दुनिया कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे प्रायोरिटी ग्रोथ नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज होना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप एक घर के अंदर रहते हैं और आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है और आपकी जो छत है वो टूटी फूटी पड़ी है और बारिशों के मौसम आने वाले हैं, तो आपको पहले उस छत को प्रिपरेशन करना चाहिए, ना कि आपको अपनी दीवारें पेंट करनी चाहिए, आपको सब कुछ मतलब टीवी खरीदना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। वो सब खराब हो जाएगा अगर क्लाइमेट ऐसा हुआ तो, ठीक है। पेंट भी खराब हो जाएगा, टीवी भी खराब हो जाएगा, वो बेड भी खराब हो जाएगा। आप उन सब चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आप वो जो छत है जिससे आप सिक्योर हो सकते हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें जो की है कि भाई ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जीज के ऊपर काम किया जाएगा, ये सब किया जाएगा, ये वो। दोस्तों इसमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ रहा है। ये समझ नहीं आ रही दुनिया को अभी बात जो है। मैं जिस एरिया के अंदर जी रहा हूँ, मेरे लिए ये एक
प्रीमियम चीज़ है कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम भी सोचते हैं कि क्या करना पड़े, हम भी अब कोशिश करेंगे कभी आके बताने की कि भाई क्या किया जाए, या किसी को कोई एक बड़ा सा लेटर लिख के भेजेंगे कि भैया ऐसे ऐसे कर लो। थोड़ा सा हमें जितना समझ आता है, हमारी वैसे बुद्धि ज़्यादा तो है नहीं, बहुत सिंपल सी है, तो बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या किया जा सकता है जिससे सब कुछ ठीक होने की कगार पे 2-3 साल में बढ़ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारी स्टॉक मार्केट का बात कर लेते हैं। ग्लोबल की थोड़ी सी बात की मैंने, ग्लोबल की सेशन में बताऊंगा मैं आपको पूरी कहानी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर पाऊंगा, उस सेशन में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंडियन मार्केट्स के अंदर किस टाइप का हो रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी पुराने जो लोग हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2014-2013 के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया 20 से लेकर 24-25 के लिए, ये उनके लिए थी मार्केट। जो लोग इस 2020 के अंदर जो आए हैं उनके लिए अब मार्केट यहाँ से शुरू होगी चलनी। जैसे मैंने बताया था निफ्टी 50,000 हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे अगर बाजार ड्रैग डाउन करते हैं ज़्यादा तो निफ्टी 50 जो है 50,000 के आसपास बिल्कुल जाएगी। और अगर अभी ये जो रैली जो है कंटिन्यू रहती 26,600 फिर 27,000 फिर 28,000, ये वो तो कहीं ना कहीं जाके 32-33,000 पे जाके बाजार जो है रुक जाता और वहाँ से एक बहुत बढ़िया वाली करेक्शन आती सब कुछ। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आ गए ये वो, तो मार्केट्स ने थोड़ा सा वेट कर लिया, थोड़ा सा चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया कि अभी वो सब बड़े काम अभी नहीं करने, क्योंकि अभी अमेरिका कह रहा है कि ग्रोथ आ सकती है, चाइना भी कोशिश कर रहा है स्टिमुलस पैकेज देके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की सब कुछ। तो अभी मार्केट के पास चांस है एक, इस चांस के अंदर कहीं बाजी इंडिया मार्केट ना मार जाए। लेकिन इंडियन मार्केट की अपनी अलग प्रॉब्लम है कि यहाँ की वैल्यूएशंस जो है वो वैल्यूएशंस जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन बुल रन के अंदर सब कुछ वाजिब है। वो है ना ये कहावत, एवरीथिंग फेयर्स इन लव एंड वॉर, तो स्टॉक मार्केट का भी ऐसी है। यहाँ पे एवरीथिंग पॉसिबल इन बुल मार्केट। 10 रुपए का वोडाफोन 100 रुपए भी हो सकता है, और 3500 का एशियन पेंट 1000 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मार्केट्स के अंदर। अब ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, बट मैं बता रहा हूँ आपको जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्मॉल कैप जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपने देखा स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा बना है। स्मॉल कैप मतलब बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। ये सब स्मॉल कैप जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपको ये लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की जो एवरेजेस देखते हैं, जब लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जब हम रिटर्न्स के अगर देखते हैं तो इंडाइसिस में 1-8% आधे परसेंट का फर्क पड़ता है। एक मैं आपको और एक डाटा मैं आपको देता हूँ कि पिछले 20-22-25 साल के अंदर जो यहाँ का जो स्टॉक मार्केट का जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो रहा है ऑटोमोबाइल। ये 25 साल का ट्रेंड है ऑटोमोबाइल का, जो अपर जो रहा है, जो जिसका कैगर 20% प्लस है। मतलब स्मॉल कैप को भी बीट किया, आईटी को भी बीट किया, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी बीट किया, मोस्ट प्रॉब्लम सारे सेक्टर्स को इसने बीट किया है, सारे इंडाइसिस को बीट किया है। तो ये वही चीज़ है जो 2010 के बाद जो नेस्डैक में जो हुई है, कि नेस्डैक ने जो आउट परफॉर्मेंस की है वो यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस की है। तो किसी भी सेक्टर की 25 साल की आउट परफॉर्मेंस, उसके लिए 5-7 साल का करेक्शन जो है, 4 साल का करेक्शन जो है वो बिल्कुल वाजिब है। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि जो आदमी 2000 से लेके बैठा हुआ है, सन 2000 से लेके बैठा हुआ है ऑटो स्टॉक्स वगैरह है जो, और ये अनफ्लेवर्ड सेक्टर है, ये इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, लोगों को पता भी नहीं होगा ये सब डाटा वाटा, ये जितना भी जो भी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे ये होती है हमारी साइकोलॉजी, एक जो बड़े इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी होती है, मैं वो आपको बताता हूँ कि इस तरीके से काम किया जाता है। जब मैं कहता था कि टाटा मोटर मुझे नहीं लगता बाद में देखेंगे ये वो, क्योंकि वो ट्रेंड जो है, वो जो सेक्टर जो है वो बहुत चला हुआ है। अब ये नहीं है कि उसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ या पेनिट्रेशन हो गया, ये जो भी है। लेकिन मुझे यहाँ से 2-4 साल जो है ऑटो सेक्टर के अंदर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, इसका मतलब कुछ नहीं दिखता। अब उस बीच में वो जो लपेटे में अब ये सारे ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स आ गए, सब कुछ आ गए ये वो, तो अभी ये आपको और अट्रैक्टिव लगेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको बुलिशनेस के साइंस बहुत अच्छे मिलने लग जाए कि सारे स्टॉक्स ऑटो के ही चल रहे हैं, क्या पता आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको ऑटो स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी दिखे। लेकिन ये वही हनी ट्रैप,
अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2-4 सालों के लिए लगता, तो मेरे को 1 महीने से मतलब क्या है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर या अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एक बार सही डायरेक्शन में बैठ गए किसी भी सेक्टर के अंदर, वहां से थर्ड क्लास आप कंपनी चुन लो। जो सेक्टर वहां से 8-10 गुना होना, उसमें थर्ड क्लास कंपनी आपने चुन ली, आपके वहां भी पैसे बन जाएंगे। आपने एक A1 क्लास सेक्टर चुना, जो कि जिसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल अब डाइल्यूट हो चुका है, सब कुछ प्राइस इन है, सब कुछ प्राइस इन है, वहाँ पे ओवर वैल्यूड है सब कुछ, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से 3x 4x स्टॉक्स हो रखे हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से अच्छी कंपनी सुन लो, आपका पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वही चीज़ स्मॉल कैप इंडेक्सिस के साथ में हो गई है, मिड कैप में थोड़ी कम है, स्मॉल कैप मैं अवॉइड करूँगा 2-3 साल के लिए। मैं अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर भी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे पैसा बन सकता है। स्मॉल कैप्स के अंदर पैसा बनना अभी वाजिब है, यहाँ पे सब कुछ फिलहाल ठीक है। स्मॉल कैप्स उन पॉकेट्स के अंदर जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बिल्कुल अवॉइड है, बिल्कुल अवॉइड। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्मॉल कैप से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। वो जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसके अंदर गेम हो सकता है, प्लीज़ उनको आइडेंटिफिकेशन मत कीजिए, ठीक है। ये एरिया प्रोहिबिटेड है, ठीक है। यहाँ पे आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में, लार्ज कैप में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऑटो को बिल्कुल अवॉइड। नमस्ते। मोदी जी की जो अभी इस टाइम पे, जो हम जैसे इंडियन मार्केट की बात करें, थोड़ी सी इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, तो मोदी जी की जो ये जो है यहाँ पे जो भी फ्री बीज चल रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा है, जो भी चीज़ें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी को प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है, इंडियन इकोनॉमी को। अब इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो ग्रोथ तो कहीं पे दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। जो भी डाटा आता है 7.2 6.4 का बोल दिया, 5.4 आए, जो भी आता है। लेकिन ये जो डाटा है अगर ये सही है तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अगर ये डाटा सही नहीं है तो एक जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो सेगमेंट 5.5 के आसपास ही आने वाले 3 साल के अंदर रहने की उम्मीद है, और जिससे कि मोदी जी की जो विनिंग परसेंटेज जो है 2029 के अंदर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकली भी रिस्क है। पॉलिटिकली जब एक किसी पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है तो आपको कोई ना कोई चीज़ें निकल के आनी शुरू हो जाती हैं वहाँ से। तो आने वाले 1.5-2 साल में आपको ये थोड़ा थोड़ा नज़र आने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं पे इस वॉलेटिलिटी वाले पीरियड के अंदर अगर आपको कहीं पे रहना हो या रह सकते हो आप, तो अगेन वही जो मेरे जो फेवरेट सेक्टर है आने वाले 5 साल के लिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, फार्मा मुझे ठीक लगते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, फार्मा पे भी बुलिश हूँ, ऑटो बिल्कुल नहीं। बैंकिंग फाइनेंशियल्स के अंदर स्मॉल कैप्स देखे जा सकते हैं, फार्मा में स्मॉल कैप्स देखे जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अगर आपको बिजनेस मॉडल अगर आपने रीड किया हुआ है तो। अदरवाइज नमस्ते, आप बिल्कुल मतलब अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो बुल रन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हो सकता है ये वाला जो साल है ये आपको मार्केट्स जो हैं एक लेवल में ही घूमती हुई नज़र आए, एक मतलब 26,600, 700, 27,000 मान लो आप, 28, मतलब ये मान लो आप धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको भाव ये दिखते चले जाए। 24,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे ऊपर उससे नीचे 2,000 पॉइंट ऊपर 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे, तो 24,000 से 2,000 पॉइंट ऊपर तो 26,000, 2,000 24,000 से 2,000 पॉइंट तो नीचे तो 22,000। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है तो यहाँ पे खेल जो है वो बढ़िया वाले हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे जो थोड़ा बहुत ये जो बुलिशनेस जो दिखेगी, यहाँ पे थोड़े से हमारे 9th ऑफ जन से हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी सी आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी मार्केट्स के अंदर आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी 9th ऑफ, जिसमें कि टीसीएस का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा इस मार्केट को ट्रेंड देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले टीसीएस का ही रिजल्ट है, बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के आएंगे, तो टीसीएस ही पहले ही डिसाइड कर देगा जो भी जैसे भी है। और इस टाइम पे जो आईटी की जो हालत है
वो आपको पता ही है, रिसेशन वगैरह की बात हो रही है अमेरिका वगैरह के अंदर, तो मैं अमेरिकन इकोनॉमी की बात यहाँ नहीं करूँगा, तो सेशन के अंदर ही करूँगा जो भी करूँगा। तो इधर जो है थोड़ी सी बुलिशनेस जो है अभी आपको 9 जन तक देखने को मिल सकती है, उसके बाद में स्लेगिश थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की तरफ का थोड़ा थोड़ा बनना आपको शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ग्रोथ कहीं ना कहीं से अगर मार्केट्स में अगर निकाल दी, जैसे कि TCS या इन्फोसिस या इनकी मार्केट्स में अगर रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा 5 या 6 तारीख से ही बाज़ारों के अंदर कि हाँ भाई IT अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो फिर ये फिर डेफर हो गया 3 महीने बाद, जो करेक्शन का जो टाइम है वो 3 महीने बाद डेफर हो गया, इसको फ्यूल मिल गया बाजार को, ये 2-3 महीने और ऐसे कैसी खींच देगा। यहाँ पे स्मॉल कैप जो है अगेन वही जो है कि IT फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, मुझे बैंकिंग फाइनेंशियल्स के अंदर स्मॉल कैप्स मेरे को ठीक लगते हैं, फार्मा में भी मेरे को ठीक लगते हैं, थोड़े बहुत FMCG के जो है न्यू कंज्यूमर्स जो स्टॉक्स हैं वो मेरे को थोड़े ठीक लगते हैं। बाकी जो है जो भी है वो डिसाइड जो है वो बजट के बाद ही होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होना है, ग्रोथ किस तरफ जानी है, किस तरफ धकेलना है पानी को, पानी मतलब फ्लो, पैसा किस तरफ ढकेलना है और किस तरफ आ सकता है। तो जो यहाँ पे जो इंडिया के जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो स्टॉक्स जो है, जैसे कि बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो कॉटन वगैरह की जो कंपनी है, जो हौजरी कंपनीज हैं, उसका थोड़ा सा अच्छा समय आना शुरू हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये एक्सपोर्टर है इन चीज़ों का, तो इंडिया से भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके। ब्रिक्स वगैरह की थोड़ी सी न्यूज़ेस आपको सुनाई देने लग जाएगी, इंडिया इससे दूर ही रहे, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ में चल रहा है, कम्युनिस्ट माइंडसेट के साथ में चल रहा है, जिससे कि अमेरिका जो है वो पिछले 10-12 साल से वेट कर रहा है, दोस्ती भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है, कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर इंडिया ज़्यादा ब्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स में पड़ेगा, तो ब्रिक्स इन द सेंस कम्युनिज्म, ठीक है। तो ब्रिक्स की तरफ अगर जाता है इंडिया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पॉलिसीज़ को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना मुझे लगता है कि वर्ल्ड को लीड करेगा, तो चाइना के अंदर अगर काम कर सकते हो अच्छी कंपनीज में तो कीजिए, नहीं तो अदरवाइज इंडिया के लार्ज कैप के साथ रहिए, 2-3% का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपके ले लेता हूँ क्वेश्चंस जो आप मेरे से पूछते हैं। तो क्वेश्चंस ये हैं कि सबसे पहले ये पूछा, सर आपने कहा 24,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू, 24,000 के आसपास ही घूमता रहता है, नीचे चला जाता है, फिर 24,000 आके खड़ा हो जाता है, ऐसा सर क्या देखा था आपने 26,000 पे कि ये ऐसे ही काम करता है, बाजार ऐसे ही काम करेगा जब आपने पहले हमें बताया था। तो दोस्त ये हमारी पर्सनल कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे पता लग जाता है बाज़ारों का क्या है क्या नहीं है। आप कई लोग कहते हैं कि बाज़ारों में ट्रिक्स होती हैं, नहीं होती हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता होती है, लेकिन रिवील नहीं की जा सकती। अगेन मैंने आपको बताया ना, जिसे पता है वो बताएगा नहीं, जिसे नहीं पता है वो सुबह शाम लगा रहेगा, ठीक है। ये तो आपको बातों से ही अंदाजा हो जाता है। अब जैसे कि मैंने एक अच्छा दूसरी एक और चीज़, आप ना मेरे को जो भी आपको कोई बात करनी होती है, अगर कोई मेरे ग्रुप्स वगैरह में नहीं है ये वो, तो आप वीडियो के नीचे मैसेज कर दिया कीजिए, मैं उसको पढ़ लूँगा और कोशिश करूँगा मैसेज में रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो वीडियो के अंदर वो मैं कंक्लूड करके आपको बता दूँ। अब जैसे मैंने लिखा था कि स्मॉल कैप के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रैप दिखता है, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ट्रैप टू बी हेल्ड फॉर हाउ मच टाइम सर प्लीज गाइड। 2-2.5 साल, मतलब कम से कम 2-2.5 साल 3 साल का ट्रैप, ये आप मान के चलिए। यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होनी हो जाएगी, शुरू धीरे धीरे, अगर अभी नहीं हुई है तो फिर दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही एकदम ही गिरते चले जाए स्टॉक्स जो हैं, या सब कुछ एकदम ख़त्म ही हो जाए मामला बाज़ारों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये है कि हाँ भाई आपको अंडर परफॉर्मेंस आपको रहेगी, आपको लगेगा कि लार्ज कैप ही इतना रिटर्न दे देता है, फिर स्मॉल कैप में जाने का ज़रूरत ही क्या है, फ़ायदा ही क्या है वहाँ पर जाने का। तो यहाँ पे ये सब हो सकता है। दूसरा आपका जो है एक क्वेश्चन ये आया लिखा हुआ कि सर आप जो है कि मार्केट का मतलब पहले ही आपको कैसे पता रहता है कि बाज़ार गिर जाएगा, और या क्या लिखा है ये कि सर बाज़ार गिर सकता है, आपको पता होता है, तो आप ऐसे में क्या करते हैं। बाज़ार
अब जैसे कि मुझे पता है कि बाजार गिरने वाला है, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ है जो कि इकोनॉमिकल बिहेवियर्स, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर डैनियल कैलेमन ने भी काफ़ी काम किया और एडम स्मिथ ने भी काफ़ी काम किया है। तो इनकी आप बुक्स पढ़िए, आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। चलिए आपको एक यहाँ पे एक मैं सेंस देता हूँ, एक नॉलेज देता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर है ना, एकदम बिल्कुल जैसे आप कार ड्राइव करते हो, सेम वैसे ही वाला सिस्टम है यहाँ पे। जैसे कि एक आपको एक हाईवे दिख रहा है और उस हाईवे पे कार लिमिट है 100-150 की आप चला सकते हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा इस बात को, बहुत काम किया आपके, और बहुत टाइम में ये सब सिखाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की सीखने में ये, लेकिन कोशिश करूँगा आपको बताने की एक एग्जांपल से। जैसे आपको ये कार ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे लिखा हुआ है 150 की स्पीड तक आप यहाँ पे चला सकते हैं कार। तो ये है एक बुल रन, ये जो हाईवे है ये एक बुल रन है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है, जैसे कि आपके पास 100% इक्विटी है, आप यहाँ पे लिवरेज भी ले सकते हैं। अब ये कैसे टाइम पे लिवरेजेस ली जाती है, जैसे कि बाजार आज जैसे खड़ा हुआ है, कुछ 23,600 500 खड़ा हुआ है, 24 भी चला जाएगा, 25 भी। मैंने जैसे आपको बताया, मैं ज़्यादा इस पर गौर नहीं करता इतना, मेरे को वैल्यूएशन से मतलब, इन सबसे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जैसे बाजार खड़ा हुआ है, यहाँ से जैसे बाजार आ जाता है 12,000 के भाव पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे 150 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं, लिवरेज आपने ले ली, 100 रुपये आपके पास है, 50 रुपये आपने उधार लेके बाजार में लगा दिए, ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यही फ्लाई ओवर, यही जो आपका जो ब्रिज है या जो भी है आपका, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये हो गया एक जगह जाके ख़त्म। उस ख़त्म होने के बाद में एक यहाँ पे स्टार्ट हो गया हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पे आ गई वॉलेटिलिटी। तो अब आप यहाँ पे अगर 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है, बिल्कुल, क्योंकि रोड ही इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। मार्केट ना हमेशा डिज़ाइन होती है, उसका डिज़ाइन समझ में आना चाहिए कि मार्केट का डिज़ाइन क्या है। ये एलियट वेव, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये वो, ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। क्या एलियट वेव काम करती है? बिल्कुल काम करती है एलियट वेव। नियो वेव बिल्कुल काम करती है, 110% काम करती है। लेकिन अगर कोई ढंग का आदमी है जो इसके अकाउंट्स आपको बता सके तभी काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। 5 एलियट वेव के आदमी मेरे सामने ला के बिठा दीजिए, सबकी काउंटिंग जो है वो अलग अलग होगी, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे। अब वो कौन सही है कौन गलत है, मैं किसको क्या बोलूँ। मार्केट तो हमेशा हमें दो राह दिखाती है, मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, नीचे भी जा सकती हूँ। ये तो 5 बैठे हुए मेरे सामने जो कि सभी बोल रहे हैं कि यहाँ भी जा सकती है, वहाँ भी जा सकती है। वो मतलब ये नहीं है कि कहाँ जा सकती है, मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे कि काउंट्स कैसे गलत है। इसका मतलब एलियट वेव जो है 100 में से 5 लोग 7 लोग समझते हैं, 93 लोग जो है वो नहीं समझते हैं। और कोई कॉपी लेके बैठ गए, किताब लेके बैठ गए कि ऐसे देखो यहाँ पे किताब में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। वो तो ये वो एरा चला गया है। अगर आर एन एलियट जिंदा होते, ग्लेन नेली ने थोड़ा सा इसके अंदर अपडेट किया है। देखिए स्टडीज के अंदर अगर अपडेशन नहीं हो रहा है तो स्ट्रेटेजीज जो है वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट इतना स्मार्ट एनिमल है कि आपने मार्केट को डिकोड करने का एक तरीका निकाल लिया, लाइक एलियट वेव। तो आपने निकाल लिया, आप काम कर रहे हैं बाजार में, मार्केट को आपने डिकोड कर लिया। तो आपने वो डिकोड तभी तक कर रखा है मार्केट को जब तक मार्केट ने उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ लिया। मार्केट ना, जो आपने ड्रग उसको दिया है जिसकी वजह से आप उसे बेहोश करके अपना काम निकलवा लेते हैं, मार्केट उसका एंटीडोट बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। अब मार्केट को एलियट वेव का एंटीडोट बहुत अच्छे से पता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पेंटीन, ये वो, इन सब का एंटीडोट पता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, सब पता है बाजार को। इनके सबके एंटीडोट है बाजार के पास। क्या कोई नई चीज है? क्या कोई ऐसा है जो कि मैं आपको बताऊं और आपकी आंखें खुली खुली रहे, सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया, वैल्यूएशंस के मैट्रिक्स से या पी डिविएशन के मैट्रिक्स से या कैसे? उसका एंटीटोड नहीं है बाजार के पास। तो उसी से दोस्त पता लग जाती है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो हाईवे वाली कहानी है, तो उसमें देखिए ये आ गया बीच में, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गई बात। तो जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं, फ्लाईओवर उस पे अपना हिल स्टेशन पे, तो भाई आप अपनी गाड़ी की स्पीड 150 से 80 कर लो। 80 पे नहीं समझ रही 70 कर लो, 70 पे नहीं समझ रही 60 कर लो, 50 कर लो। 50 का मतलब इक्विटी एलोकेशंस,
50% डेट कर लो, 50% नॉर्मल कर लो। फिर आपको थोड़ी सी जगह मिलती है कहीं पे, अच्छी कोई करेक्शन मिल गई तो इक्विटी का पोर्शन बढ़ा लो। हमेशा ही 100% रहना इक्विटी मार्केट्स के अंदर, वो रिटर्न्स जो है वो वॉलेटाइल होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, एक पर्सन ने 2 साल का, मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ, कोई भी XYZ कोई भी, आप रिसर्च करना इसके ऊपर, में बड़ा तो का डाटा पड़ा है, मैं शेयर करूंगा। एक आदमी ने 80% की एलोकेशन करी बढ़िया स्टॉक्स के अंदर और 20% डेट में रखा, बढ़िया एकदम। जब जब उसका पोर्टफोलियो इक्विटी पोर्शन उसका बढ़ता रहा, 80 से 85 हो गया, डेट का पोर्शन 15 हो गया, क्योंकि 80% इक्विटी अगर अबव जाएगी, अगर उसमें रिटर्न्स प्रोड्यूस होंगे 6 महीने के अंदर, तो उसका पोर्शन इक्विटी पोर्टफोलियो का हो गया 85। उसने 85 से वो 5% कट करके डेट में शिफ्ट कर दिया। बाजार गिरा, उसका 80% इक्विटी और 20% डेट, इक्विटी का पोर्शन उसका हो गया 75, डेट हो गया 25%। तो उसने 5% अपना डेट का निकाल के इक्विटी के अंदर शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से उसका अगर देखा गया तो उसने कोई रिस्क भी नहीं लिया, हमेशा उसके पास एक कैपिटल पड़ा रहा, जबकि बाजार गिरेगा तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा, सब कुछ करने के बाद उसने कमाया 20%। एक आदमी फुली 100% इन्वेस्टेड था, उसका रिटर्न था 20%। तो इसमें से कौन सा ज्यादा बेटर है, कन्वीनियंट कौन सा? ऑब्वियस सी बात है 20 और 80 का फॉर्मूला जो है। कई लोग इसको 40-60 फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, कई लोग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 70-30 के अंदर रखते हैं। दोस्तों बाजारों से आप तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे। आपकी जो कैपिटल है वो आपका रिस्क कम करती है, हमेशा याद रखना। आपकी जो कैपिटल है वो आपका रिस्क कम करती है। तो हमेशा अपना कैपिटल साइज बढ़ाने की कोशिश किया कीजिए, ना कि आप अपना रिटर्न बढ़ाने की कोशिश किया कीजिए। एक स्लाइड मैं एक बनाऊंगा वीडियो, उसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, वहां से आपका ब्रेन जो है बिल्कुल खुल जाएगा कि आपको बाजार में करना क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना है। अब रिस्क एपेटाइट आप किसी अच्छे बंदे से बात करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर किसी से भी बात करेंगे, तो वो आपको आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो आपको बता सकता है कि हाँ भाई आपका रिस्क एपेटाइट ऐसा है। अगर उसने आपको बताया कि आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने आपको बताया कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बताया आप एग्रेसिव हैं, आप सुपर एग्रेसिव हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे डिसाइड ये करेगा कि आपके एलोकेशन किधर की तरफ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे स्मॉल कैप भी ठीक लग रहे हैं, लार्ज कैप भी ठीक लग रहे हैं, मिड कैप भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया स्मॉल कैप से दूर रहो, मिड कैप से दूर रहो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है स्मॉल कैप में काम करने की इस टाइम पर, इस टाइम फ्रेम में। हो सकता है एक आदमी जिसको ये ना पता हो भाई स्मॉल कैप का क्या है और मिड कैप का क्या है, और यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडाइसिस दोनों बाय करके बैठ जाते हैं, पर्सन ए पर्सन बी। किसी ने ये सुना और उसने कहा यार मेरे को सर ने बताया लार्ज कैप थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लार्ज कैप में ले लेता हूँ, सर ने कहा अवॉइड करो स्मॉल कैप। और किसी ने एग्जाम्पल करके देख लिया कि भाई स्मॉल कैप ले लेता हूँ मैं इंडाइसिस, कोई बात नहीं। 5 साल बाद आपने जाके रिटर्न देखा तो स्मॉल कैप की जो रिटर्न है वो मिले आपको कुछ 7-8% CAGR FD का रिटर्न, और आपने निफ्टी 50 12-13% का रिटर्न आपको मिल गया। यहाँ पे हुआ क्या, उसके रिटर्न कैसे बन गए? हमेशा तो स्मॉल कैप रिटर्न देता है। टाइम फ्रेम, वो जोन कौन सा है, वो टाइम कौन सा है जब आप पैसा लगा रहे हैं, वो जगह कौन सी है। हमेशा सब चीजें सही नहीं होती हैं स्टॉक मार्केट में, और हमेशा सब चीजें गलत नहीं होती हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे ना तो कुछ सही है और ना कुछ गलत है। यहाँ पे सीधा सीधा एक खेल है कि आपको समझ क्या आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ रही है कोई चीज तो वही सही है स्टॉक मार्केट में। आप वो है एलोकेशन, कि आप 70-30 पे आप कंफर्टेबल है, बिल्कुल आप 70-30 के रेशो पे चलते रहिए जब तक आपका रिस्क कैपिटल नहीं बढ़ता। हमेशा आपकी कैपिटल आपका रिस्क जो है वो कम करती है, इस बात को याद रखना। कैपिटल बढ़ेगी तो रिस्क कम होगा। दुनिया सोचती है कैपिटल बढ़ती है तो रिस्क बढ़ता है, नहीं, गलत है, रॉन्ग है। कैपिटल बढ़ेगी तो रिस्क कम होगा। थोड़ा सा एलेबरेट, लेट से आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ लेते हैं, उसमें आपने 50% का रिटर्न कमाया, ठीक है, आपने कमाया 50 लाख रुपए।
फिर आपने 1.5 करोड़ रुपए किसी स्टॉक के अंदर लगा दिए, वहां पे आपको 30% का घाटा हो गया, 45 लाख रुपए का घाटा हो गया, बचे 1 करोड़ 5 लाख रुपए। 2 साल में आपने कमाया 5%। CAGR का भी कैलकुलेट करके देखना कितना निकला, बैंक में भी रख देते इससे ज्यादा मिलता। पहली चीज, आपने कोई इंडाइसिस बाय कर लिया 1 करोड़ रुपए में, आप समझना आपने स्मॉल कैप इंडाइसिस बाय कर लिया, आपने 1 करोड़ पे 15% का रिटर्न कमाया, ये हो गए 1 करोड़ 15 लाख रुपए। ठीक है, और ये इंडाइसिस जो था ये था आपका कोई भी लार्ज कैप या सेंसेक्स मान लो, आप निफ्टी 50 मान लो। किसी ने स्मॉल कैप इंडाइसिस बाय कर लिया, उसने कमाया 25%, मतलब 1 करोड़ में 25 लाख रुपए। वो 1 करोड़ में 25 लाख रुपए कमा के साइड में बैठ गया, आप अपने पुट ऑन करते रहे, निफ्टी 50 के अंदर ही पैसे डालते रहे। यहाँ पे आप कैपिटल साइज अपना बढ़ा रहे हैं। अब क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो गया 5 करोड़ का, 5 करोड़ पे निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया 8%, केवल 8%, आपने कमाया 40 लाख रुपए। वो जो पर्सन है जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न से ही पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, वो अब तक पहुंचा 2 करोड़ रुपए, उसने कमाए 20%, पहुंचा 40 लाख रुपए। आप सिर्फ 8% पे रिस्क फ्री, बिल्कुल रिस्क फ्री, निफ्टी 50 में बैठे हुए शांति से 8% पे आप उस इंसान को बीट कर रहे हैं जो कि ओवर रिस्क ले रहा है। जैसे जैसे आपका कैपिटल साइज बढ़ता जाएगा, आपका जो रिस्क है वो आपकी कैपिटल पे कम होता जाएगा, क्योंकि आपको रिस्क लेने की वहां पे जरूरत नहीं है। रिस्क लेने की जगहें आती हैं, रिस्क लेने के लिए समय आते हैं। वो कोई अच्छा आदमी किसी के साथ उठोगे बैठोगे, वो बताएगा कहाँ पे लगाना है पैसा, कहाँ पे नहीं लगाना। हमेशा पैसा बढ़ाने की सोचिए, हमेशा गिरते हुए बाजारों में पैसा लगाने की सोचिए, ना कि रिटर्न से रिटर्न बनाने की सोचिए कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 10 लाख रुपए जोड़ लिए, 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे इतना मिलेगा, अब उतना मिलेगा, ऐसे ऐसे ये वो नहीं, उसे 1 करोड़ को बढ़ाने की सोचिए। आप वो 1 करोड़ रुपए अपने रिटर्न से बढ़ाने की सोचते हैं, यहीं पे आप मार खा जाते हैं। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है भैया? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ये है कि आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, आपको लगती है, 1 पैसा आप लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए और 10% पैसे से अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा पाएंगे 2-4 साल के टाइम फ्रेम में कि आप अपने लॉन्ग टर्म वाले को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल जरूरी है। वॉरेन बफेट क्यों बोलते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए? इसीलिए तो बोलते हैं, क्योंकि जब तक कैपिटल साइज नहीं बढ़ेगा, आपका जो रिस्क है वो कम नहीं होगा। जितना छोटा कैपिटल, जितनी ज्यादा एस्पिरेशंस, उतना ज्यादा रिस्क। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको रिटर्न और रिस्क जो है वो बराबर हो जाता है आपका, मतलब कोई रिस्क ही नहीं है, जीरो रिस्क, मतलब यहाँ पे शून्य की गेम है बिल्कुल एकदम, कि कब आप अपने आप को जीरो रिस्क पे ले आते हैं बाजारों के अंदर। ये दोस्तों बहुत समय लगा के ये चीजें सीखी हैं। आपने मुर्गी वाली कहानी सुनी होगी। एक मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा देती थी, और एक दिन उस आदमी ने उस मुर्गी को मार दिया और सारे अंडे उसके पेट में से निकालने की कोशिश की, मुर्गी मर गई। अब वो जो मुर्गी है ना, वो इस स्टॉक मार्केट में आपकी कैपिटल है, ठीक है? अब रोज उसे मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? वो जो रिटर्न वो देती है वो ज्यादा दे। गलत, रॉन्ग। देखिए छोटी छोटी कहानी है, आपने सुनी भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टॉक मार्केट्स में, वो किस तरीके से करना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। वो जो कैपिटल है उसको आपको खत्म नहीं होने देना है बिल्कुल भी, बल्कि उसको बढ़ाने की सोचना है। आप कोई भी धंधा करते हैं, आप अपनी दुकान करते हैं, आप कोई रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप बढ़ाने की सोचते हैं ना, तो यहाँ पे आप उसे कम करने की क्यों सोचते हैं? हमेशा भागने की सोचते हैं रिटर्न लेके। चोरी थोड़ी कर रहे हो आप यहाँ पे, अरे कोई ले थोड़ी जाएगा। आप मुझे बताओ पिछले 3 से 4 साल में जो जो आपने स्टॉक्स बेचे, आज वो उस भाव पे हैं, उससे ऊपर है, आपको ऊपर ही मिलेंगे। क्यों भागे थे वहां से आप? सर रशिया यूक्रेन हो गया था, ठीक है जी। सर ओमिक्रॉन आ गया था, ठीक है जी। सर जापान की यील्ड बढ़ गई थी, ठीक है जी। ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना ढिम। अरे मेरे भाई, तो आज क्या है न्यूज? इसकी जो शेल्फ लाइफ है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। आज मैं कहूँ कोविड के 39 केसेस आए, आप कहेंगे सर क्या करें हम, 39 केसेस आए हैं। हाँ, अगर ये बिल्कुल जीरो हो जाते हैं उसके बाद 39 आते हैं तो कॉशियस है, लेकिन 39 केसेस आए, आप कहेंगे सर छोड़ो ना, क्या फालतू की बात है। लेकिन किसी टाइम पे तो आप केसेस देखते थे। क्यों देखते थे? यहाँ ना ब्रेन के साथ में खेला जाता है। मैंने आपको कहा ना, सब कुछ डिजाइन है यहाँ पे, सब कुछ प्री प्लान्ड है बिल्कुल एकदम, क्या होना है। हमारा काम है उसको डिकोड करके साइड में बैठ जाना,
सीधी सी बात है। और पैसा कहाँ लगाना है वहां पे अपने को समझ में आ जाता है। अपने बुद्धि इतनी थोड़ी बहुत है, जितनी है उतनी लगा देते हैं बाजार में, उससे हमारे 2 पैसे बन जाते हैं, जिससे अपनी दाल रोटी चल जाती है। और रही बात सर डेली अब एक वीडियो मंथली डाल दिए कीजिए 15 दिन में 20 दिन में, तो भाई देखो ऐसा है मेरे पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा होती है शॉर्टेज। मतलब मैं मेरी अपनी खुद की जो टाइमिंग है मेरे को खुद ही नहीं पता लगती मेरी टाइमिंग क्या है, क्योंकि मैं सो के ही उठता 4 बजे। और सोचो 4 बजे उठने के बाद भी मैं उस आदमी से ज़्यादा पैसे कमा लूंगा जो 9:15 बजे उठता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि थॉट्स क्लियर है बिल्कुल एकदम। और थॉट्स उसी आदमी के क्लियर हो सकते हैं इस बाजार के अंदर जो इस बाजार को समय देता है, जो इस बाजार को समझता है और जो राइट में रहता है। मतलब क्या होने वाला है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने आपको बोला स्मॉल कैप मिड कैप से अवॉइड करो, हम तो आज भी स्मॉल कैप मिड कैप में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? वो खेल है सारा का सारा। अगर आपकी है, आप में एबिलिटी है तो आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की कोई गारंटी नहीं भी है। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चीज़ें मैंने बोली है भाई, किसी की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मंथली वीडियो मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। मेरी कोई कन्विक्शन नहीं है, मतलब कि मैं डाल ही दूंगा पक्का, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये वो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बोलता हूँ। और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो फिर मैं कर दूंगा। मैं या तो बोलूंगा नहीं कि मैं वीडियो डालूंगा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि हाँ भाई वीडियो आएगी तो वो फिर वीडियो जरूर आएगी। अब मैसेजेस करते हैं सर की वीडियो डाल दीजिए, सर ऐसा हो रहा है, सर बाजार में वैसा हो रहा है, ये वो पुरानी वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। कुछ ना कुछ उस बारे में बता ही रखा होगा उसके अंदर। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, मैं आप 1 साल भी वीडियो ना डालूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बता दिया एक लाइन के अंदर। सीधी सीधी बात, हमारी मार्केट्स के जो भी ट्रेंड्स हैं, जो भी खेल हैं, जो भी सब कुछ है, जो भी होना है यहाँ पे, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं होना 2029 तक। ठीक है जी, नेगेटिव वे के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, नेगेटिव वे में यहाँ पे कुछ नहीं होना। दुनिया पैसा लेके खड़ी हुई है बाजारों में यहाँ पे इंडिया में कि कहाँ लगाएं, इतना पैसा आने वाला है इधर। ठीक है जी, मतलब परेशान हो जाओगे बिल्कुल सर, ये बाजार से निकल जाए। रोज सोचोगे कल बेच दूंगा गिर जाएगा, कल बेच दूंगा गिर जाएगा। ये अपने माइंड में बिठा लेना बात को आप। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है जी, इतना पैसा आएगा इधर दुनिया भर का। मस्त रहो, काम करते रहो अपना, शांति से बैठो, वीडियो सुन लेना सर टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री राम। ठीक है जी, नमस्कार।